एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भाई युवराज सिंह के द्वारा। सो गाइस, आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे आपकी जो बीएसटीसी में जो आपकी यूनिट चलती है, आपकी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बगैर देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नो बकवास, नो ड्रामा, ओनली फॉर काम पर फोकस। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि आखिरकार कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन क्या होता है, या दैट सीसीई होता क्या है। तो उसको अपन हिंदी में बोलते हैं आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन। क्लियर हुआ। इसी के साथ में इसका पॉइंट आता है आपके सामने, व्हाट डू यू मीन बाय सीसीई, मतलब कि आप सीसीई के द्वारा क्या समझते हैं, या आप इसका क्या अर्थ लेते हैं, या इसका मतलब क्या होता है। क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट आता है आपके सामने, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ सीसीई, मतलब कि सीसीई के जो दैट लाभ होते हैं, या अपन कहें कि उसके जो फायदे होते हैं, उनके बारे में वर्णन कीजिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है आपके सामने कि व्हाट इज द रियल एम ऑफ सीसीई, यानी कि आखिरकार सीसीई का वास्तविक उद्देश्य क्या है, या अपन कहें कि उसका रियल एम क्या है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने, व्हाट डू यू मीन बाय सीसीई, यानी कि सीसीई का आपके द्वारा क्या मतलब निकलता है, या मतलब दैट आप उससे क्या समझते हैं। डिस्क्राइब ऑल द टूल्स ऑफ सीसीई इन ब्रीफली, यानी कि दैट सीसीई के जो पूरे के पूरे जो उपकरण होते हैं, उसके जो यंत्र होते हैं, उनको संक्षेप में वर्णित कीजिएगा। ठीक है। इसी के साथ में आपको आता है नेक्स्ट पॉइंट, एनसीएफ 2005, यानी कि एनसीएफ 2005। क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिए अब इसी के साथ में बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अगर आपका नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके सामने, मीनिंग ऑफ सीसीई, यानी कि सीसीई का अर्थ, आखिरकार क्या अर्थ होता है, या अपन कहें कि सीसीई का मतलब क्या होता है। तो उसमें आता है द फुल फॉर्म ऑफ सीसीई इज, यानी कि जो इसका दैट जो फुल फॉर्म है सीसीई की है, जो फुल फॉर्म है वो आपके सामने डिस्प्लेड है, यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। क्लियर हुआ। सतत और व्यापक मूल्यांकन है। ठीक है ना, ये सीसीई की फुल फॉर्म है। जैसे मान लीजिए इसमें कंटिन्यूस है, तो आखिरकार कंटिन्यूस का पहले का मतलब क्या होता है, या दैट इनको आप डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट आता है आपके सामने कंटिन्यूस, यानी कि दैट आपका निरंतरता। ठीक है। टू रेगुलरिटी इन असेसमेंट्स एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक विच हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न बेटर। क्लियर हुआ। अब इसका दैट जो मतलब होता है, या अपन कहें कि इसका जो अपन अर्थ निकालें, तो वो होगा आपका, यानी कि मूल्यांकन जो आपके और रचनात्मक, यानी कि दैट फीडबैक्स होते हैं, उनमें नियमितता को संदर्भित करता है, जिससे बच्चों को बेहतर सीखने में मदद मिलती है, यानी कि दैट उनको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। क्लियर हुआ। इसी के साथ में आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में, यानी कि व्यापक के बारे में। आखिरकार ये होता क्या है। Refers to all the aspects of a child's personality have to be observed, i.e. cognitive, affective and psychomotor, यानी कि ये जो आपके ये हैं, ये तीन क्या हैं, ये इनके डोमेन्स है। आपका कोग्नेटिव, यानी कि दैट संज्ञानात्मक, अफेक्टिव आपका जो अपन कहें कि भावात्मक, और आपका साइकोमोटर यानी कि मनोवृत्ति, या अपन कहें कि मनोक्रम। क्लियर हुआ। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसका जो मतलब होता है वो अपन कैसे निकालें। तो इसका तात्पर्य होता है, यानी कि दैट जो इसका जो मीन्स होता है वो ये होता है कि यानी कि बच्चे के जो व्यक्तित्व के जो सभी पहलू होते हैं ना, उनका अवलोकन किया जाना चाहिए, या अपन कहें कि अर्थात उनके जो तीनों डोमेन्स होते हैं उनको डिटेल में बताना चाहिए, या अपन कहें कि उनका जो तीनों डिटेल्स होती हैं उनसे जोड़ा जाता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है आपके सामने इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। मीन्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट टू विच द डिजायर्ड चेंजेज हैव टेकन प्लेस इन। क्लियर हुआ। अब इसका जो मतलब होता है, या मैं कहूँ कि दैट इसका जो मतलब होता है उसको किससे लिया जाता है, तो वो होता है आपका, यानी कि मूल्यांकन का जो अर्थ होता है, यानी कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है, या अपन कहें कि ऐसा पता लगाने की जो प्रक्रिया है कि किस सीमा तक वांछित परिवर्तन हुए हैं, या अपन कहें कि किस सीमा तक बच्चे ने दैट जो है पढ़ा है। क्लियर हुआ। अब इसके सामने आपका है नेक्स्ट पॉइंट आता है, यानी कि मेन टूल्स ऑफ सीसीई, यानी कि सीसीई के जो अपन कहें कि मुख्य जो उपकरण होते हैं, या उसके जो स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। क्लियर। पहला पॉइंट आता है आपके सामने आपका ऑब्जर्वेशन। ठीक है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, अवलोकन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने प्रोजेक्ट्स, यानी कि अपन कहें कि आपकी परियोजनाएं, या अपन कह सकते हैं कि आपका जो प्रायोगिक होता है वो भी होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका पोर्टफोलियो। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके सामने एंडोटल नोट्स। क्लियर हुआ। 4 नंबर आता है आपका चेकिंग लिस्ट, यानी कि दैट जो सूचियों को जांच की जाती है वो। 4 नंबर आपके दैट नेक्स्ट आता है आपके सामने रेटिंग स्केल, यानी कि अपन कहें कि जो रेटिंग का जो पैमाना होता है उसके जरिए। ठीक है ना। 7 नंबर आता है आपके सामने असाइनमेंट्स या टेस्ट है, यानी कि जो उसके टेस्ट होते हैं, जो उसकी जांच होती हैं, वो सारे के सारे इसमें। ठीक है। अब इसी के साथ में आता है आपका नेक्स्ट नंबर रियल एम ऑफ सीसीई, यानी कि सीसीई का वास्तविक उद्देश्य। ठीक है। बात कर लेते हैं द रियल एम ऑफ सीसीई, यानी कि जो रियल एम है जो सीसीई का है वो। ठीक है। फर्स्ट आ रहा है आपके सामने आपका
टू हेल्प आइडेंटिफाई एंड क्लैरिफाई द एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स। क्लियर हुआ। अब इसका जो आई मीन दैट जो इसका मतलब होता है वो कौन कौन सा होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उनको पहचानना और उनको स्पष्ट करने में मदद करना होता है। क्लियर हुआ। इसी के साथ में आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टू प्रेडिकेट अबाउट द फ्यूचर प्रोग्रेस, यानी कि जो अब भविष्य जो उसकी प्रोग्रेस होती है उसके बारे में जानना या अपन कहें कि उसके बारे में परीक्षण करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके सामने टू प्रोवाइड द आइडिया ऑफ रेमेडियल टीचिंग। ठीक है। यानी कि जो उसकी रेमेडियल टीचिंग्स होती हैं उसके बारे में विचार करना, उसके बारे में आइडिया प्रदान करना। 4 नंबर होता है टू हेल्प इन सेलेक्टिंग द मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि जो आई मीन दैट अपन कहें कि अध्यापन के जो उसके तरीके होते हैं या अपन कहें कि अध्यापन के जो तरीके होते हैं उनको सेलेक्ट करने में हेल्प करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टू फाइंड आउट द सक्सेस ऑफ टीचर्स एबिलिटीज, यानी कि जो आई मीन दैट अपन कहें कि जो टीचर की जो सक्सेस एबिलिटीज होती हैं उनको फाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है ना। 6 नंबर आता है आपके सामने आपका टू ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग एक्टिविटीज, यानी कि अपन कहें कि आपकी जो सीखने की जो गतिविधियाँ होती है या अपन कहें कि सीखने की जो प्रतिक्रिया होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उनमें अवसर प्रदान करना। क्लियर हो गया। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके सामने या अपन कहें कि नेक्स्ट पर टू नो द अचीवमेंट्स ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स, यानी कि अपन कहें कि बच्चे और अध्यापक दोनों को साथ साथ में जो उनके अचीवमेंट्स होते हैं उनके बारे में जानना। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है इसी के साथ में आपका पॉइंट द या अपन कहें कि एडवांटेजेस या पर्पज ऑफ सीसीई, यानी कि सीसीई के जो उद्देश्य या अपन कहें कि उसके जो लाभ हैं उनके बारे में अब डिस्कशन कर लेते हैं। द पर्पज ऑफ सीसीई इज टू इम्प्रूव लर्निंग बाई मेकिंग एवल्यूशन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। द पर्पज ऑफ सीसीई टू इम्प्रूव, यानी कि जो अपन कहें कि जो आपका सीसीई है उसका जो मतलब होता है या अपन कहें कि जो सीसीई का जो मीन होता है मेन वो होता है आपका सीसीई का उद्देश्य मूल्यांकन आई मीन दैट जो इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है, वो उसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाकर अधिगम में सुधार करना होता है। या अपन कहें कि अधिगम यानी कि आपकी लर्निंग में जो इम्प्रूवमेंट्स होते हैं उनकी एक प्रोसेस है। क्लियर हुआ। इसी के साथ में बात कर लेते हैं आगे सीसीई रिड्यूस द बर्डन ऑफ एग्जाम्स एंड फियर ऑफ फेमिलियर। ठीक है। यानी कि जो एग्जाम्स का जो फियर होता है या अपन कहें कि एग्जाम का जो दबाव होता है या बर्डन होता है, बोझ होता है, उन सारों को रिड्यूस करता है, उन सारों को हटाता है। क्लियर हुआ। इनेबल्स द टीचर्स टू एवेल्यूएट द अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स विद रिगार्ड टू ऑल द स्किल्स LSRW ऑफ लर्निंग of language learning. Clear हुआ। With the help of CCE we can also know if the curriculum is suitable or it needs any चेंज, यानी कि जो इसकी आवश्यकताएं होती हैं या अपन कहें कि इसमें कोई फेरबदल की आवश्यकता है या नहीं है। अपन इसके बारे में इसको जोड़ सकते हैं कि मतलब कि ये क्या है कि जो टीचर्स होते हैं उनको भाषा सीखने के सभी कौशल्स होते हैं, यानी कि LSRW के जो अपने आई मीन दैट जो उससे रिलेट करते हैं, जो छात्रों की जो उपलब्धियां होती हैं मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है। सीसी की मदद से मतलब कि हम ये भी जान सकते हैं कि पाठ्यक्रम मतलब सूटेबल है या नहीं है, इसमें किसी चीज़ का चेंजमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, उसकी आवश्यकता है या नहीं है। क्लियर हुआ। अब इसी के साथ में अपना नेक्स्ट पॉइंट या अपन कहें कि लास्ट पॉइंट आता है आपके सामने आपका NCF 2005, यानी कि NCF 2005 क्या है तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। NCF 2005 फ्रेमवर्क वाज डेवलप्ड बाय NCERT, यानी कि जो NCF 2005 है वो क्या है कि NCERT के द्वारा डेवलप्ड एक फ्रेमवर्क है। क्लियर हुआ। टू ड्रॉ पब्लिक अटेंशन टू व्हाट शुड बी टोट टू आवर चिल्ड्रन एंड हाउ, यानी कि हमारे बच्चों को किस तरीके से क्या पढ़ाना चाहिए और आखिरकार किस तरीके से पढ़ाना, इस पर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये NCERT 2005 में NCF 2005 फ्रेमवर्क विकसित किया गया था कि हमारे बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाना चाहिए। क्लियर हुआ। अब इसी के साथ में यहाँ पे आपका नेक्स्ट आ रहा है कि द रियल एम ऑफ NCF 2005 इज़ टू गाइड द टीचर्स वर्किंग इन स्कूल्स, मतलब कि जो विद्यालयों में जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनको डेवलप करना था, यानी कि उसकी जो टीचिंग्स एबिलिटीज़ होती हैं या अपन कहें कि उसकी जो टीचिंग क्वालिटीज़ होती हैं, उसके जो मेथड्स होते हैं उनको विकसित करना या अपन कहें कि उनका मार्गदर्शन करना था। सो आई होप दैट गाइज यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो विद easily and subscribe and like and we will meet in next video and we will discuss about any new topic। अब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, छोटों को प्यार दीजिएगा, अपना व्यक्तित्व या अपन कहें कि अपना पर्सनैलिटी इस प्रकार से विकसित कीजिएगा जब भी कोई नारी आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।